वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कॉस्मोलॉजी। 4 अक्टूबर 1957 को जब से सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया है, तब से लेकर आज तक हमने कई स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। इन स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमने हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद कई ग्रहों को करीब से देखा है और उनके बारे में कई नई नई जानकारियां हासिल की है। लेकिन इंसान के इतिहास का सबसे लंबा सफर 1977 में शुरू हुआ था। हमने आज तक 2 स्पेसक्राफ्ट को दूर अंतरिक्ष में भेजा है, नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट। आप सभी को तो इन स्पेसक्राफ्ट के बारे में पता ही होगा। ये स्पेसक्राफ्ट हमने आज तक भेजे हुए सबसे दूर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट है। तो इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने अपने मिशन के दौरान क्या क्या जानकारियां हम तक भेजी और इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमने हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद कौन कौन से ग्रहों का पता लगाया। इसके अलावा ये स्पेसक्राफ्ट आज तक कितनी दूर ट्रैवल कर चुके हैं और कितनी दूर से हमसे संपर्क बनाए रखेंगे, इस सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरू करते आज का ये नया वीडियो। नासा ने 1977 को एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसको नाम दिया द वॉयेजर्स प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, वॉयेजर्स 1 एंड वॉयेजर्स 2। 22 अगस्त 1977 को वॉयेजर्स 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया और उस लॉन्च के कुल 16 दिनों के बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर्स 1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। वॉयेजर्स 1 को बनाने में 25 करोड़ US लगे और वॉयेजर्स 2 को बनाने में 89.5 करोड़ US लगे। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को नासा और जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अंतर्गत बनाया गया था। लॉन्च के समय उनका मास 721.9 किलोग्राम था। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट करीब 61,500 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। इन स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमने सभी गैस जायंट प्लैनेट को करीब से देखा था, लेकिन इस प्रोग्राम में हमसे प्लूटो मिस हो गया। वॉयेजर्स 2 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास से निकला, लेकिन वॉयेजर्स 1 केवल जुपिटर, सैटर्न और उसके बाद उसके सबसे बड़े मून टाइटन को ही करीब से दिखा पाया। इन्होंने हमें पहली बार जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को पास से दिखाया। असल में ये एक तूफान है जो सदियों से चल रहा है और ये तूफान पृथ्वी के आकार से 3 गुना बड़ा है। वॉयेजर्स ने पहली बार गुरु के चंद्रमा आयो पर एक एक्टिव वोल्केनोस को भी दिखाया और इनसे हमें एक दूसरा ग्रह यूरोपा के बर्फीली सतह के नीचे मौजूद समुद्र का पता चला। पृथ्वी पर जितना पानी है इस समुद्र में इससे कम 2 गुना पानी होगा। वॉयेजर्स शनि के छल्लों के बीच से होकर निकले और हमें बताया कि वो गोल घूम रहे बर्फ के गोलों के सैकड़ों पतली परतों से बने हैं। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर वॉयेजर्स ने ऐसा वायुमंडल का पता लगाया कि वो पृथ्वी से 4 गुना है। इससे टाइटन पर हाइड्रोकार्बन होने का सुराग मिला जो बाद में सही साबित हुआ। वॉयेजर्स 2 ने पहली बार हमारे दूर के ग्रह नेपच्यून की तस्वीर दिखाई, जहां 1600 किलोमीटर प्रति कल्ला की रफ्तार से हवाएं चलती है और उसके चंद्रमा ट्राइटन पर लिक्विड नाइट्रोजन के फुव्वारे सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं। वॉयेजर्स ने पूरी कामयाबी के साथ दूर वाले ग्रहों तक का अपना मिशन पूरा कर लिया, मगर उसके आगे का बड़ा सफर तो अब शुरू हुआ है। सैटर्न को ऑर्बिट करते वक्त वॉयेजर्स 1 ने इतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हासिल कर लिया था कि जिससे वो सौर मंडल से बाहर जा सके, और अपने लॉन्च के करीब 3 साल 3 महीने और 9 दिनों के प्लेनेटरी मिशन के बाद वॉयेजर 1 निकल पड़ा एक अनजाने सफर पर, जहां आगे उसे क्या मिलने वाला था वो किसी को पता नहीं। इसके लॉन्च के करीब 49 सालों के बाद आज भी उसका सफर जारी है। आज भी हम इनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आखिर कब तक ये वॉयेजर्स हमारे संपर्क में रहेंगे। पिछले 50 सालों में अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो वेव को डिटेक्ट करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा विकसित हो गई है। DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क ये एक ऐसा नेटवर्क है कि जिससे अंतरिक्ष से आने वाली छोटी से भी छोटी रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके जरिए हम वॉयेजर्स के सिग्नलों को डिटेक्ट कर सकते हैं। आज वर्तमान की टेक्नोलॉजी से हम कई प्रकाश वर्ष दूर से आने वाले रेडियो सिग्नलों को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वॉयेजर्स के सिग्नलों को डिटेक्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि ये स्पेसक्राफ्ट चलते हैं RTG यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। RTG असल में छोटे इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।
क्योंकि इस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को डीके होने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए स्पेसक्राफ्ट में पावर सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ ये वॉयेजर हमसे 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दूर जा रहा है और दिन प्रतिदिन उसमें लगा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थोड़ा डीके होता जा रहा है। साल 1990 में वॉयेजर 1 के द्वारा ली गई पृथ्वी की इस तस्वीर, जिसे द पेल ब्लू डॉट इमेज कहते हैं, जिसे लेने के बाद उसके कैमरास को बंद कर दिया गया था ताकि वॉयेजर 1 की पावर को बचाया जा सके। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये वॉयेजर साल 2026 या 27 तक ही हमारे संपर्क में रह पाएंगे। तब तक उसकी आरटीसी बंद पड़ जाएगी और ये बहुत ही जल्द इस विशालकाय अंतरिक्ष में गुमनाम हो जाएंगे। लेकिन उसका सफर अभी भी नहीं रुकने वाला। उनका सफर तब तक जारी रहेगा जब तक उनमें लगा गोल्डन डिस्क किसी एलियन सिविलाइजेशन के हाथ न लगे। उस गोल्डन डिस्क में हमने क्या मैसेज भेजा है, उसमें हमने क्या रिकॉर्ड किया है, जिसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी और तारे में समा न जाए या ग्रेविटी की वजह से किसी और बाहरी ग्रह पर गिर न जाए तो उसका सफर ऐसे ही जारी रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कीजिए और अपने दोस्त या परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी स्पेस साइंस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।